चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो पहले तो सॉरी आपको ठंड में सुबह सुबह उठाने के लिए, 7 बजे क्लास रखने के लिए, बट ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो अच्छा है। बच्चों ये बैलेंस शीट मैंने लर्न करवाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, शॉर्टकट्स भी दिए थे, याद है? एक बार क्विकली रिकैप करें हम। ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम इन करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी इसके हमारे 4 मेजर हेड थे। कौन से? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, ऐसे याद दिलाया था। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ग्रेट। उसके अंदर सेकंड वाले में कोई सब हेड नहीं है, पहले वाले में 3 है। कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड वारंट्स। सिर्फ रोटी वांटेड है ना। अगला है BDOP एंड BTOP। ऑनलाइन बच्चों आवाज सही से आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। सो BDOP में हमें B से बोरोइंग याद रखनी है, D से डेफर्ड, O से अदर नॉन करंट और P से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेक्ट। दूसरे वाले में सिर्फ T चेंज होगा, बाकी 3 सेम है। बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म हो जाएंगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ग्रेट। नॉन करंट एसेट्स मैम की तबीयत। ओके, सो इसके लिए हमने बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसको हम फिक्स्ड एसेट्स से याद रखेंगे। शॉर्टकट दिया था, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, है ना। सो एफ से फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके 4 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। और अगर ये अंडर प्रोसेस है, अभी बन रहे हैं, तो बाकी के 2 स्टेज, कैपिटल WIP एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। I से इन्वेस्टमेंट यानी नॉन करंट, D से डेफर्ड टैक्स एसेट, L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें IIT CLO हमने शॉर्टकट बनाया था, IIT। चलो, सो इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्रीज, II, T से ट्रेड पेबल, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, L से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर। याद आ गया सबको? अब आज हम क्या करेंगे, इसकी डिटेलिंग में चलेंगे कि ये बैलेंस शीट क्या डिटेल्स दे रही है हमें हर लाइन आइटम को। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज पे नहीं जाएंगे, रीजन बीइंग आपके पेपर में क्वेश्चन ही आने वाले हैं कि कौन सा हेड और कौन सा सब हेड। पर स्टिल थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई ये जो लाइन आइटम्स आप देख रहे हैं इसके अंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। करेक्ट। मैंने अभी मतलब जब इसकी NCERT चेक की तो उसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिया हुआ था। 5 पेज में चैप्टर खत्म है NCERT में, ग्रेवाल्स में फिर भी इसकी डिटेलिंग बताई है एटलीस्ट के अंदर क्या है। राइट। सो यू गाइज आर एक्सपेक्टेड जस्ट टू लर्न दिस फॉर्मेट एंड टू नो कि किस हेड में क्या आता है, दैट्स इट। ओके, दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेशन। बैलेंस शीट के फीचर्स पढ़ लेते हैं, आपको वैसे ये 11th से पढ़ते आ रहे हैं। It shows the financial position. The 2 parts of balance sheet always match. It is prepared by. Okay, मैं इसको बंद कर देती हूँ, ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। अब ठीक है। The 2 parts of balance sheet always match. That is, asset is equal to liability and capital, जिसे आप equity कहेंगे. It is prepared by taking balances of asset, liability and equity. The accounts in the balance sheet may have a opening balance, transaction during the year and क्लोजिंग बैलेंस एज वेल। सिंपल है, कुछ है इसमें बताने जैसा? ओके, अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स पे। हमारा जो पहला लाइन आइटम है बच्चों वो है शेयर होल्डर फंड। उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पूरे शेयर कैपिटल में वही बैलेंस शीट बनाई है हमने। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, वारंट्स आपको सिर्फ याद रखने हैं कि क्या है। शेयर कैपिटल की जो वर्किंग नोट होती है, क्या था उसमें, याद आ रहा है कुछ? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। उसके 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड, फुली पेड, नॉट फुली पेड, और माइनस करते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स, लास्ट में हम ऐड करते हैं 4 फीचर। परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको सारे नहीं पता, जितने शेयर कैपिटल में आपने 2 पढ़े, एक तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पता है, राइट। दूसरा कैपिटल रिजर्व पता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो आउट ऑफ कैपिटल गेन्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो अब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेलिंग पे चलेंगे।
नो, वो तो अनकॉल्ड है ना, वो तो बैलेंस शीट, वो तो बुक्स में ही नहीं आएगा, है ना। ओके, सो बच्चे का डाउट अच्छा था कि मैम रिजर्व कैपिटल भी यहाँ आएगा, नहीं, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल बहुत ही अलग चीज है, राइट। रिजर्व कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो कि कहीं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, करेक्ट। ओके, शेयर कैपिटल सेम एज स्टडीड इन शेयर कैपिटल चैप्टर। फिर भी मैंने यहाँ रिवाइज करने को दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल की वर्किंग नोट बनेगी, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, उसके दो पार्ट, माइनस कॉल्स इन एरियर्स और फोरफिटेड। तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस, 1.5 महीना शेयर कैपिटल पढ़ा है, ठीक है। ओके, I'll directly jump to reserves and surplus. रिजर्व और प्रोविजन में क्या अंतर होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। 11th में एक चैप्टर था रिजर्व एंड प्रोविजन, चैप्टर नंबर 14, क्या फर्क होता है बच्चों, बताओ। प्रोविजन भी आउट ऑफ प्रॉफिट से बनते हैं। हाँ, करेक्ट, वेरी करेक्ट आंसर। सो देखिए, रिजर्व और प्रोविजन में यही अंतर होता है कि प्रोविजन आप किसी नोन लायबिलिटी के लिए बनाते हो, आपको पता है कि ये लायबिलिटी आएगी ही और मुझे क्रिएट करना ही पड़ेगा। रिजर्व हम बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें इसके अगेंस्ट लायबिलिटी पता हो, और अगर किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए बना भी रहे हैं तो ये नहीं पता कि ये लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई लायबिलिटी आना फिक्स्ड है, उसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज आप क्या क्रिएट करते हैं, रिजर्व। रीड करते हैं, रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लसेस व्हिच आर नॉट ईयरमार्क्ड टू एनी पर्टिकुलर liability known to exist on the date of balance sheet. Very good. Thus, reserve means amount set aside of profits and surplus to meet the future uncertainties. देखो, रिजर्व क्रिएट करने का सिंपल सा फंडा है कि जब मुझे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो मेरे को काम आएगी। घर में भी हम करते हैं ना, मम्मा को आप देखते होंगे कि वो कुछ पैसे हमेशा बचा के रखती होंगी, जो भी मंथली एक्सपेंस घर में मिलता होगा। देखो आजकल तो खैर लेडीज भी अर्निंग है, बट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल होम्स, कन्वेंशनल होम्स, वहां पे यही होता है कि मेल पर्सन अर्निंग है और फीमेल घर चला रही है। तो जो पैसे उनको मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सारे खर्च कर दें, मेरे जैसे एक आध नमूने होते हैं खर्च कर दें और खर्च करके और करें, इतने पैसे खत्म हो गए। ठीक है, चलो, एनीवेज, जान खानी चाहिए पति की, वैसे ना पति होते किस लिए, जान खाने, और सेवा करते हैं तो थोड़ी जान भी खानी चाहिए उनकी। एनीवेज, बॉयज इग्नोर, सॉरी। ओके, मूविंग बैक टू दिस, सरप्लस क्या होता है। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड है। व्हाट इज सरप्लस, नाम से कुछ समझ आ रहा है बच्चों, सर एक्स्ट्रा जो बच जाता है, सारे खर्चे सब कुछ पे करने के बाद जो बच जाता है आपके करंट ईयर के प्रॉफिट से, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, यानी आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे दिया, एप्रोप्रिएशन दे दिया, सारे खर्चे पे करने के बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, सरप्लस, करेक्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज शोन एज अ सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में हम ये रिजर्व और सरप्लस इकट्ठा लिखते हैं। इसकी वर्किंग नोट कैसे बनती है, अब उस पे आते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। देखिए, टोटल 8 कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसको याद रखने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपको एग्जाम में बोल सकते हैं कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट किस हेड में आएगा और किस सब हेड में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिजर्व सरप्लस का पार्ट है और शेयर होल्डर फंड के अंडर में आएगा, सिंपल है। तो चलिए, ये 8 जो पॉइंट है उसे लर्न करने की ट्राई करते हैं हम। पहला पॉइंट है कैपिटल रिजर्व, दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कैसे याद होंगे, CR CRR, दो याद हो गए, CR CRR, SPR। वैसे अब इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो रिजर्व इज रिमूव्ड। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, CR CRR SPR। अगला है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, याद रहेगा, शॉर्ट में याद रहेगा। 4 याद हो गए, दोबारा रिपीट करते हैं, क्या, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड
डिबेंचर रिडम्पशन। अगला है रीवैल्यूएशन रिजर्व, RR, रीवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद ये अदर रिजर्व, इसको मैं एक बार स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये 6 नाम याद कराने हैं, पहले फिर 2। सो सबसे पहला आया कैपिटल रिजर्व CR, देन CRR, ठीक है, CRR, SPR, DRR, RR, रिवैल्यूएशन रिजर्व, OR, अदर रिजर्व। बस ये 6 याद होने के बाद 2 पॉइंट है, शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट और सरप्लस इन द PNL। याद रहेगा, दोबारा कोशिश करें। CR कैपिटल रिजर्व, CRR SPR सिक्योरिटी प्रीमियम, DRR डिबेंचर रिडम्पशन, RR रिवैल्यूएशन, OR अदर रिजर्व। 2 और है, शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट और सरप्लस। याद हो गया? पूछूंगी अगली क्लास में। हाँ तो बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप शॉर्ट करके याद कर सकते हैं। आई रिपीट, CR, CRR, SPR, DRR, RR, OR और 2 और है, शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट और सरप्लस। ठीक है, आपके सिलेबस में ये क्या होते हैं वो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। बहुत डिटेल में रिक्वेस्ट है मत जाना, क्योंकि फिर वो उसके पीछे का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट विल कंज्यूम टाइम। कैपिटल रिजर्व आपको पता है कि जब भी हमारे बिजनेस में कैपिटल गेन्स होते हैं, हम उससे क्रिएट करते हैं कैपिटल रिजर्व। ऑल कैपिटल गेन्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। A reserve is created out of the capital profit is known as capital reserve. It is created out of the profits earned from the transactions of capital nature. आपको याद है शेयर कैपिटल चैप्टर किया था, उसकी आखिरी एंट्री क्या थी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कभी कभी होने वाला जो प्रॉफिट होता है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शॉर्ट भाषा में। ठीक है, जैसे कि आपने कोई एसेट बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेची, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद लिया सस्ते रेट में, तो इस टाइप के जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अब आते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। शॉर्ट में बताऊंगी, ये रिजर्व तब क्रिएट किया जाता है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर लेती है। मैंडेटरी एज पर द कंपनीज एक्ट ने बोला है कि व्हेनेवर यू विल बाय बैक योर ओन शेयर्स यू हैव टू क्रिएट दिस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका पर्पस मैं आपको बता देती हूँ। पर्पस ये होता है कि भाई देखो, बाय बैक करने से होता क्या है, सारा कंट्रोल कंपनी के हाथ में फिर से आ जाता है। तो टू प्रोटेक्ट द अदर, जो भी हमारी बिजनेस से जुड़े होते हैं, अदर पीपल, मे बी लेंडर्स, मे बी अदर एनी इन्वेस्टर्स, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी कहती है कि आपको ये पैसे यहाँ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में फंसा के रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका छोटा सा पर्पस है। ओके, मूविंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, जब भी फेस वैल्यू से ऊपर कोई सिक्योरिटी इशू होती है उस टाइम पे हमें जो मिलता है दैट इज सिक्योरिटी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एज पर द कंपनीज एक्ट, अगेन ये मैंडेटरी है। आपके सिलेबस से वो चैप्टर रिमूव हो गया है जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, अदरवाइज आप उसे डिटेल में पढ़ते वहां पे कि क्या होता है, DRR क्यों करना है, किस डेट पे करना है। सो यहाँ पे ये है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो उनकी जो हमने डेट ले रखा होता है उनसे, उसकी सेफ्टी पर्पस से कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी किया है कि भाई कंपनी को ये DRR में पैसे रखने पड़े, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। करेक्ट, इसका पूरा सब कुछ था। इनफैक्ट इसके क्वेश्चंस भी थे कितना DRR बनाना है, बट अब आपके सिलेबस में नहीं है। सुनो, जो हमने अभी पढ़ा, इशू ऑफ डिबेंचर में 6 केसेस की बात कर रहे हो आप। ठीक है, सो बच्चे उसका ये है कि देखो, डिबेंचर रिडम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है कि डिबेंचर के पैसे जब वापस करने होते हैं वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर, जो आपने पढ़ा। इशू ऑफ डिबेंचर में वो एक एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू रिडम्पशन प्रीमियम, आपको क्यों सिखाई गई? इसीलिए सिखाई गई क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसे आज ही रिकॉर्ड करो एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। मान लो मैं कंपनी हूँ, मैंने ये वादा किया कि भाई तुम आज 100 रुपए दे दो, कल मैं तुमको 110 लौटाऊंगी। मैंने अपना फ्यूचर का लॉस गारंटेड कर दिया, वादा कर दिया। तो अब कंजर्वेटिज्म कहता है चाहे ये लॉस 5 साल बाद होने वाला है, तुम्हें लिखना आज ही पड़ेगा व्हेन यू इशू डिबेंचर्स,
चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, टीएस में जो भी दिया है वो है। मेरा ये कहना है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में नहीं है। जब डिबेंचर के पैसे वापस किए जाते हैं उसके लिए डीआरआर होता है, डीआरआई होता है, उसके इंस्टॉलमेंट में पैसे कैसे वापस देते हैं, वो सब नहीं है आपके सिलेबस। करेक्ट, ओके, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, निकल गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व पे आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत बनाया ना पार्टनरशिप में। क्या होता है, क्यों बनाते हैं रिवैल्यूएशन? एसेट और लायबिलिटी को, तो उससे जो गेन या लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। वेरी गुड। अब आते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट पे। हाँ बेटा, वो पार्टनरशिप की बात है, हम कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी पढ़ रहे हैं, राइट? ओके, गुड क्वेश्चन, बट लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू दिस, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता। चलो, इसको समझने से पहले ना ईसॉप पढ़ते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सुना है कभी? क्या होता है? शेयर कैपिटल? नहीं, शेयर कैपिटल नहीं होता। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। मैं एक बार चैट विंडो चेक करूं, किसी ने कुछ लिखा? Yes, Hoshang is saying ESOPs are the particular discounted shares only for the employees. Correct. बिल्कुल सही बताया बच्चे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्शन। जैसे मेरी कंपनी है, अगर आप सब मेरे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इस सस्ते रेट में ये शेयर खरीदें, ये ऑप्शन होता है। मान लो एक कंपनी के पास 1000 एम्प्लॉय है, उसने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दिया कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप मेरी कंपनी के ये शेयर्स इस रेट में बाई कर सकते हैं, ESOPs, डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑप्शन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। अगर एम्प्लॉय चाहे तो एक्सरसाइज करेगा, चाहे तो नहीं करेगा। से यस, मान लो मेरे को अपने शेयर बेचने हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी थोप दूंगी किसी पे, मैं सस्ते रेट में दे रही हूँ, खरीदो खरीदो, ऐसा नहीं होता है। बाइंग इज अ डिसीजन ऑफ एम्प्लॉय, कि मुझे ये जो ऑप्शन मिल रहा है उसको एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करना इज अ टेक्निकल वर्ड। एक्सरसाइज करना मतलब कि वो खरीदना चाहता है या नहीं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन वर्ड होता है, मैंडेटरी नहीं होते। जो एम्प्लॉय चाहे वो ले ले, समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय स्टॉक यानी शेयर्स, एम्प्लॉय के लिए शेयर्स का ऑप्शन दिया जाता है कि भाई, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में अभी अभी परसों ही इन्होंने ESOP एक्सरसाइज किए हैं, ठीक है। सो कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो कंपनी ने एम्प्लॉयज जो टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज में थे उनको ESOPs ऑफर किए थे कि भाई आप ESOP एक्सरसाइज कर सकते हो, ये शेयर है। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज पैसे देता है कंपनी को, एम्प्लॉयज जो होते हैं कि भाई ये लो पैसे और आप अपने शेयर मुझे सस्ते रेट में दे दो। समझ में आ रहा है आपको? सस्ते रेट में लेने से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा कि वो आगे उसे महंगे में बेच के प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन देखिए, इसमें भी लॉक इन पीरियड्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या नॉर्म्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आज खरीदा कल बेच दिया टाइप्स, राइट? सो यू कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन इफ यू वांट टू। पढ़ते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व टू विच डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू and the issue price to employees is credited over the vesting period. For example, the market price of share is 75, ठीक है। बाजार में कितने का बिक रहा है शेयर? 75 का। आप अपने एम्प्लॉय को 50 रुपए में दे रहे हो, 75 रुपए की चीज आप 50 में दे रहे हो, ये 25 रुपए कहाँ से आएंगे? आसमान से तो नहीं टपकेंगे, कंपनी को खुद अरेंज करना पड़ेगा। So the difference 25 should be credited to this reserve. Getting my point? तो कंपनी क्या करती है कि ये जो 75 रुपीज का एक्चुअल में शेयर ट्रेड हो रहा है और आप अपने एम्प्लॉय को सस्ता दे रहे हो, तो जो गैप होता है वो खुद फिल करती है, राइट? सो दिस गैप, हाँ, ओके। वेस्टिंग पीरियड एक टाइम पीरियड है जिसमें एम्प्लॉय को डिसीजन लेने का वक्त दिया जाता है कि भाई आपको इतने पीरियड में हमको बताना है। सो दैट इज वेस्टिंग पीरियड, ओके। चलिए आगे चले। अब अदर रिजर्व्स में जो कैटेगरीज में नहीं फॉल हो रहे वो अदर रिजर्व्स है। लेट्स सी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको पता है क्या होता है, पूरा पार्टनरशिप में यही पढ़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR IFR पढ़ा ना? हाँ। सो
कहने का ये मतलब है कि अगर कोई और भी रिजर्व कंपनी ने बना रखा है किसी पर्पज से तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो अबव कैटेगरीज में फॉल नहीं हो रहा। सरप्लस होता है आपके P&L का जो लास्ट बैलेंस बचता है आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, एवरीथिंग डिडक्टेड एंड व्हाटएवर यू आर लेफ्ट विद इज कॉल्ड सरप्लस। एप्रोप्रिएशंस बोल दिया मतलब डिविडेंड भी पे आउट करने के बाद की बात। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, हालांकि ये मैंने कैश फ्लो चैप्टर में दोबारा से पढ़ानी है, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब हम वो चैप्टर करेंगे इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसे रीड करो फिर समझाती हूँ। इट इज एन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स एंड ऑल्सो करंट ईयर रिमेनिंग आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस टुवर्ड्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड के ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों लिखा है कि पिछले साल का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना वो सरप्लस होता है। पिछले साल के डिविडेंड से इस साल का क्या लेना देना? एनीवन इन द चैट विंडो इफ यू कैन आंसर ऑनलाइन बच्चों, आई विल कम एंड चेक द चैट विंडो। देख क्या लिखा है, ESOPs कैन बी ट्रेडेड आफ्टर लॉकिंग पीरियड। क्या लिखना चाह रहा है ये? ओके जस्ट बेटा ऐसा नहीं होता, देखो लॉक इन पीरियड आपने क्या लिखा है, आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं। ESOPs कैन बी ट्रेडेड, यस करेक्ट, ओके हाँ हाँ अब मुझे समझ आया आप क्या कहना चाह रहे हो, करेक्ट। हाँ दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ कोई बताएगा यहाँ डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्यों लिखा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि यहाँ पे पिछले साल के डिविडेंड की क्यों बात कर रहे हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट से पिछले साल का डिविडेंड माइनस करके दो। ओके लेट मी आंसर। गलत आंसर है आपका, मैं बोर्ड पे जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये पिछले साल का डिविडेंड क्यों बोल रहे हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्यों लिखा है, ये प्रीवियस ईयर की बात करते हैं और ये करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये बोला है कि करंट ईयर में पिछले साल का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको आप सरप्लस मानेंगे, यही बोला है। आई रिपीट, करंट ईयर की अकाउंटिंग में हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसिडर नहीं कर रहे। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसका रीजन समझो बच्चे। आप ये बताओ कि हमारा ईयर एंड कब होता है, मान लो 2 ईयर का एग्जाम्पल ले लो, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22, करंट ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 23। हम इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पिछले साल का डिविडेंड माइनस करना, उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा सरप्लस है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों कि देखो पिछला साल खत्म कब हुआ, 31 मार्च 22, इस दिन हमारे प्रॉफिट्स डिटरमाइन हुए से यस, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद ही बनते हैं राइट प्रॉफिट्स के बाद आपने डिविडेंड सोचा होगा बोर्ड में कि भाई ये डिविडेंड हम देंगे, समझ में आ रहा है? एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, सोचा होगा, फिर वो अप्रूवल में जाएगा, फिर शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स मीट में, तब जाके वो पे होगा से यस, तब जाके डिक्लेयर होगा और फिर वो पे होगा। यानी हमेशा यही होता है कि पिछले साल का जो डिविडेंड होता है वो अगले साल जाके पे होता है। 31 मार्च 22 वाला जो ईयर था उसका डिविडेंड इस साल आके पे हुआ होगा से यस। ये वाला ईयर कौन सा था, 1421 से लेके 31 मार्च 22, ये एक साल था। नया साल कब शुरू हो गया, 1422 से लेके 31 मार्च 23। मेरा ये कहना है कि पिछले साल का जो डिविडेंड था वो इस ईयर में पे हुआ होगा, सेम ईयर में पे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं पे हो सकता? क्योंकि पहले वो डिटरमाइन होगा, फिर वो प्रपोज किया जाएगा, फिर वो अप्रूवल पे जाएगा, उसके बाद डिक्लेयर होगा, पे होगा से यस। तो कहने का मतलब इस साल का डिविडेंड इस साल में आके पे हुआ। आप इस बात को अग्री करते हैं या नहीं? और इस साल का जो डिविडेंड बनेगा ईयर एंड पे वो अगले साल जाके पे होगा। वो कब पे होगा, इस वाले ईयर में पे होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? क्योंकि एक साल का जो डिविडेंड होता है वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स डिटरमाइन होता है, प्रॉफिट्स एट द एंड डिटरमाइन होते हैं, उसके बाद प्रपोज किया जाएगा, फिर वो अप्रूव होगा, डिक्लेयर होगा, पे होगा, दैट टेक्स टाइम राइट। तो हमेशा यही होता है कि पिछले साल का डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं। तो सवाल उठता है कि मैम ये तो समझ में आ गया कि मेरे को करंट ईयर में पिछले साल डिविडेंड की एंट्री करनी है और फिर मेरे फाइनल प्रॉफिट्स डिटरमाइन होंगे, तो इसका क्या होगा?
क्या इसे हम कहीं नहीं लिखेंगे? अगले साल तो लिखेंगे, अगले साल तो ये पे होगा, पर 31 मार्च को आपको ये तो पता होता है कि हम ये प्रपोज करना चाहते हैं कि भाई मेरा ये प्रॉफिट आया तो वी आर प्रपोजिंग दिस मच डिविडेंड, कुछ तो आइडिया होता है ना 31 मार्च को। तो ये जो करंट ईयर का डिविडेंड है इसे हम सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या पता पे करना हुआ, क्या पता नहीं भी पे, अप्रूव हुआ तो पे करेंगे, नहीं अप्रूव हुआ तो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड होता है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। समझ में आ रहा है? वहां क्यों डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा है? ओके, खाली रटना नहीं होता है चीजों को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? सरप्लस क्यों लिखा है कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस? प्लीज नोट डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इज शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स। समझ में आ गया? करंट ईयर का डिविडेंड कहाँ जाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब बोला ये जो रिजर्व सरप्लस है इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट्स भी होते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट्स यानी लॉसेस। करेक्ट? ओके, ये ठीक है। आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन लेना है, हमें पता है। इफ द अमाउंट ऑफ सरप्लस इज नेगेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देन इट इज शोन एज अ नेगेटिव फिगर इन नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे मान लो आपने 6-7 आपके जो रिजर्व थे, कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व, ये सब लिख के अगर आपका लॉस आ रहा है करंट ईयर में तो फिर आप उसे माइनस कर दोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस से। गेटिंग माय पॉइंट? नेगेटिव फिगर शो करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। Okay, these share warrants are something which is converted into equity shares on a later date. इसीलिए हम इसे शेयर होल्डर फंड का पार्ट मानते हैं। ठीक है बच्चों? शेयर वारंट्स गिव द होल्डर राइट टू acquire equity at a specified date and a specified rate. These are financial instruments which will be converted into equity on a later date at a predetermined price. Since these are to be converted into equity, they are classified as shareholders. वही लिखा है। चले आगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये मैंने आपको बताया था, ये वो पैसे हैं जो आपने शेयर एप्लीकेशन के लिए हैं बट अभी तक उसके अगेंस्ट शेयर्स अलॉट नहीं किए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज द लाइन आइटम बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ये हमें पता है, सेकेंड आता है ये मेजर हेड्स में। Amount received by the company towards share application against which the company will certainly allot the shares is shown against share application money pending allotment. ये ऐसा क्यों लिखा है? Will certainly allot shares. ये बोला है कि आपको एप्लीकेशन के पैसे मिले, जितने एप्लीकेशन के पैसों के अगेंस्ट आप सर्टेनली शेयर अलॉट करने वाले हो वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। जो आप जिसके अगेंस्ट पक्का है कि मेरे को इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट पैसे, जैसे मान लो कई बार एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है ना, तो एक्सेस एप्लीकेशन में हम रिफंड करते हैं, तो जो अमाउंट हमें रिफंड करना होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा। आपको बोला है कि जितने एप्लीकेशन के पैसों के अगेंस्ट आप सर्टेनली शेयर होल्डर्स को शेयर देने वाले हो वो पैसा यहाँ पे आएगा, और अगर कुछ रिफंडेबल है तो वो कहाँ चला जाएगा? करंट लायबिलिटी में चला जाएगा एज अदर करंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा? करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। क्यों करंट लायबिलिटी? क्योंकि हमें वो विद इन अ मंथ रिफंड करना ही होता है। ठीक है, ओके। मूविंग टू लायबिलिटी साइड, जिसमें है नॉन करंट, करंट। नॉन करंट का डेफिनेशन आपकी बुक्स में बड़ा ही अच्छा है। जो लायबिलिटी करंट नहीं है वो नॉन करंट है। दिस इज व्हाट इज रिटन, सी द लायबिलिटी व्हिच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी इज अ नॉन करंट। Now what they have done, they have defined the current liability. तो वही बोले ये करंट लायबिलिटी होती है, अगर इसके अंडर में नहीं आती तो वो नॉन करंट है। सिंपल है, अच्छी डेफिनेशन है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं, पागल थोड़ी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। आप लिख देना जो करंट नहीं होती। हमें तो पढ़ाया गया था करंट नहीं होती वो नॉन करंट होती है ना? वेरी गुड। Anyways, liability which is not a current liability is non-current. Now let's see what is current liability. अगर आप current liability और current asset का definition देखेंगे बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एक समझाऊंगी तो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। Current liability is that liability which is expected to be settled in company's normal operating cycle
और ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, आपको बोला है वो लायबिलिटी जो या तो ऑपरेटिंग साइकिल में आपको सेटल करनी है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये मैंने बताया था। नो, अकाउंटिंग ईयर इज नॉट ऑपरेटिंग साइकिल। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल बीएसटी में भी है अगर आपने पढ़ा हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आखिरी टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल। करेक्ट, वेरी करेक्ट, अब याद आ गया, बीएसटी याद है। ठीक है, ओके। सो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल वो वक्त होता है जब आपके रॉ मटेरियल वापस कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो, रॉ मटेरियल हुआ, फिर वो प्रोडक्शन में गया, फिर वो कई दिन पड़ा रहा, फिर बिका, फिर वो क्रेडिट पे बिक गया तो उसके पैसे आए। सो जितना पीरियड रॉ मटेरियल दोबारा कैश में कन्वर्ट होने को लेता है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। आपको बोला है करंट लायबिलिटी वो होती है या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाए या फिर 12 महीने के अंदर सेटल हो जाए, विच एवर इज लेटर। आई रिपीट, विच एवर इज लेटर। यानी आप अपनी लायबिलिटी के पीरियड को कंपेयर करेंगे या तो 12 से या ऑपरेटिंग साइकिल से, विच एवर इज लॉन्गर, विच एवर इज लेटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम जैसे ना लोन लेते हैं और देते रहते हैं बार बार कि इसको ना एसेट से समझाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हमारा जो स्टॉक होता है वो हम क्या करते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, है ना। सो ऐसे ही कई बार हम डेट भी ले सकते हैं कि लिया दे दिया, वापस जब जरूरत हुई फिर ले लिया फिर दे दिया टाइप्स। तो अगर ऐसा कोई लायबिलिटी है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ही होगी। देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट। 4 पॉइंट दिए हैं कि कब आप किसी भी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलोगे। पहला, 12 महीने के अंदर सेटल हो जाए। दूसरा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाए, आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बाय सेल टाइप्स। और लास्ट पॉइंट है कि आपके पास कोई राइट नहीं है उसको डेफर करने का कि भाई मैं बाद में पे कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो करंट नहीं है, राइट। सो यू डोंट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर if a liability meets any of the above condition। I repeat, all of the above नहीं है, any of the above condition it is current। now let us discuss everything in detail। अभी हम इन चारों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? रिपीट करें एक बार। करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो जो ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाए, या तो 12 महीने में सेटल हो जाए, या फिर आपका ट्रेड करने के लिए आप उसे कर रहे हैं, और या फिर उसके आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसे डेफरमेंट कर सके। सिंपल है। चलिए अब इन चारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल में बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और मोर। इन केस द ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ्स, all liabilities of the business that are classified as current if they are expected to be settled within, मैंने आपको बोला ना whichever is longer लेना है आपने। हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीने का, से यस। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, यानी रॉ मटेरियल टेक्स 18 मंथ्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश अगेन, तो आप बोलेंगे कि जितनी भी लायबिलिटी 18 महीने में सेटल होनी है वो क्या है? करंट है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आपका मान लो ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स का है कि आपके रॉ मटेरियल वापस कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 10 महीने में, तो फिर आप क्या बोलोगे कि 10 महीने के अंदर वाली करंट है? नहीं, 12 महीने के अंदर वाली करंट। यानी अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 से कम है तो लुक 12, अगर 12 से ज्यादा है तो देन लुक एट दैट, जो भी ज्यादा वाला पीरियड है, विच एवर इज लॉन्गर। ओके, इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। तो इसमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल अगर पेपर बनाना है तो, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा इसको। क्या पूछेगा कि भाई एक लायबिलिटी है जो 13 महीने में सेटल होने वाली है, आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 महीने का है, तो आप बताओ कि यह करंट है या नॉन करंट। तो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, अच्छा 13 महीने की लायबिलिटी है, नॉन करंट होगी, 12 से ऊपर हो गई नॉन करंट। 12 से ऊपर होना वो सिर्फ 11th तक का लेवल था, आपको 11th में सिखाया गया था 12 महीने के अंदर है तो करंट, 12 के बाद है तो नॉन करंट। बट अब आप थोड़े बड़े हो गए, अब आपको ऑपरेटिंग साइकिल से भी कंपेयर करना है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल बच्चों में समझा ही दिया है। द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इफ ऑपरेट, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल इज डिटरमाइंड फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस सेपरेटली। देखो हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट होता है। अब जैसे सब्जी वाले का ऑपरेटिंग साइकिल तो बिल्कुल ही 2-4 दिन का होता है ना। कपड़े वाले का थोड़ा लंबा होता होगा और हैवी मशीनरी वाले का और लंबा होता होगा। सो ये कह रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। If the operating cycle is less than 12 months, then liability payable within 12 months are current. मैंने आपको बताया कि 12 से कम का ऑपरेटिंग साइकिल है तो आप उसे इग्नोर कर दें, फिर आप 12 से कंपेयर करें, ठीक है। रिमेंबर फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या याद रखना है? इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 months, all liability payable within 12 months are current liability. If operating cycle is greater than 12 months, then all liability payable within the operating cycle are current. समझ आ रहा है बच्चों? ये दोबारा बताना है। Whichever is longer से कंपेयर करना, आपकी जितनी जो भी लाइबिलिटी का पीरियड हो, कंपेयर विथ 12 और ऑपरेटिंग साइकिल, whichever is later, then डिसाइड के ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। क्या बोल रहे हो, करंट है या नॉन करंट है? मेरा तो बुद्धि फिर गई है लग रहा है सुबह। ऑपरेटिंग साइकिल का एक डायग्राम दिया है, आप चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे आप सबके पास मेरी प्रिंटेड बुक है, सो तो नीड। देखिए ये एक पीरियड है जिसमें आपके रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में गए, फिनिश हुए, फिर वो पड़े रहे एज ए इन्वेंट्री, फिर वो बिक गए, ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज हुए। सो ये जो साइकिल, इस साइकिल में जो वक्त लगता है, जैसे यहाँ पे बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3 months, प्रोसेसिंग 4 months, held as inventory 2 months, finished product sold and converted to trade receivable 4 months, फिर वो रियलाइज। तो ये सबका टोटल जो होगा वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा। जो वक्त आपके रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्ट होने को लेते हैं, दैट इज, ये मैंने आपको बता दिया, प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, यानी बार बार बाय सेल। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी एज इशूड 1 lakh डिबेंचर्स इज डिसाइड दैट इट विल ट्रेड इन 1 lakh डिबेंचर, यानी परचेज एंड सेल वो करता रहेगा, कभी खरीदेगा कभी बेच देगा, तो ये क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और ऐसे ही एसेट में, अगर आप कोई एसेट ऐसा रखे हुए हैं जिसको कभी खरीदते हैं कभी बेच देते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ये आपको समझा दिया। नो अनकंडीशनल राइट, आपके पास कोई राइट नहीं है उसको डेफर करने का, तब आप उसे बोलेंगे कि ये करंट लायबिलिटी है, यानी विदिन जितने पीरियड में वो पे करना है, आपके पास कोई राइट नहीं है उसे डेफर करने का। अब आते हैं कंपेरेटिव स्टडी। ये देखो, ये आपने जो बैलेंस शीट में लर्न किए थे ना, 4 हेड्स, BDOP, BTOP लर्न किया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पे है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर शॉर्ट टर्म। ये बैलेंस शीट के ही है, देखो, ठीक है। अब आप देखो, आपके हाथ में जो ये बुक है, जो मेरी बुक है, ये कैसे बनी हुई है, मैं आपको इसका ये नोट्स का तरीका समझाती हूँ, ये क्या और कैसे दिया हुआ है। हम पूरा नॉन करंट और करंट, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 चीजें सेम है, बोरोइंग्स, अदर, प्रोविजन, है ना। तो हम इसे कंपैरिजन में पढ़ेंगे, आप बुक चेक करें। हाँ, तो मैंने इनको एक्सप्लेन भी ऐसे कंपैरिजन में किया है कि आपको याद रहे कि अच्छा ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। नोट्स भी ऐसे डिफरेंस के तरीके से बनाए हैं, ठीक है। लेट्स सी ईच लाइन आइटम इन डिटेल। ऑनलाइन बच्चों, अगर आपके पास भी बुक आप लेके बैठे हैं तो पेज 153 पे है, हम बुक के पेज 153 पे है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखा है, बोरोइंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज लॉन्ग टर्म when the loan is repayable after 12 months from the balance sheet date or after the period of operating cycle। मैंने आपको बताया ना कि हम 12 या ऑपरेटिंग साइकिल whichever is later से कंपेयर करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन अंडर द फॉलोइंग हेड्स इन नोट्स टू अकाउंट्स। आई रिपीट, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी उसका फाइनल फिगर बैलेंस शीट में जाएगा और उसका जो भी डिटेलिंग, जो भी आपको नोट्स देने हैं कि भाई ये टोटल फिगर कहाँ से आई, वो आपने वर्किंग नोट्स में देनी है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब वो क्या क्या हो सकता है देखते हैं। पहला है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स,
टर्म, देखो बच्चे ये जो चीजें है ना, ये आपने लर्न ही करनी पड़ेंगी। द ओनली थिंग इज मैं इसको करवा रही हूँ कि आपका बस एक बार गो थ्रू हो जाए कि हाँ ये होता है, अदरवाइज दिस इज टोटली अ थ्योरी चैप्टर। डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, टर्म लोन फ्रॉम बैंक हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड। करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। मैंने आपको समझाया था करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट जब हम डिबेंचर कर रहे थे, कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन था जिसका कुछ पार्ट अभी पेएबल है विद इन 12 मंथ्स, सो दैट इज कॉल्ड करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट विच विल बी शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी, ओरिजिनली वो लॉन्ग टर्म था, लेकिन अगर उसका कुछ हिस्सा आपने अभी 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है तो वो आप शॉर्ट टर्म में लिखेंगे। 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर, इसे हमेशा ऐसे ही बोलो आप। ये अब ये बोलना छोड़ दो कि 12 महीने के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो करंट होती है, 12 महीने के बाद वाली नॉन करंट है। अब आप बोलना शुरू करो कि 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वाली जो लायबिलिटी होती है वो करंट है, और 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वाली जो है वो क्या रिपीट करना है बताओ, ये वाला करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। देखिए मान लीजिए आपने डिवेंचर लिए थे, 5 साल के बाद वो रीपे होना स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो, आपने डिवेंचर्स इशू किए मार्केट में, वो रीपे होने वाले हैं 5 साल के बाद, इंस्टॉलमेंट्स में होने वाले हैं, यानी आप 5 साल के बाद 20% दे दोगे, फिर अगले साल 20%, फिर अगले साल, तो आपकी जो 3 साल की बैलेंस शीट होगी उसमें तो पूरा ही नॉन करंट होगा, लेकिन जो चौथे साल की बैलेंस शीट बनेगी उसमें विद इन 1 ईयर आपने 20% पैसे देने से यस, तो वो जो 20% पैसे है दैट इज कॉल्ड करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट विच वाज ओरिजिनली लॉन्ग टर्म। वो उतना 20% आपने करंट लायबिलिटी में शिफ्ट करना होगा, बाकी का 80 आपके लॉन्ग टर्म में ही रहेगा। ठीक है, फिर अगले साल आएगा, एक तो पे कर चुके 20%, फिर आपका यही होगा कि 20% और पेएबल है, तो फिर 20% करंट में चला जाएगा, 60 यहाँ बच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे आते हैं। बोरोइंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज शॉर्ट टर्म व्हेन दे आर रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेटर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर शोन अंडर द फॉलोइंग हेड्स, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीजें आती है, लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट। बैंक ओडी क्या होता है, आप ओवरड्राफ्ट, यस, जब आप अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करते हैं दैट इज ओडी। लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, और ये मैंने यहाँ लिखा था वही शिफ्ट किया है, करंट मेच्योरिटीज ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। याद रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, सीधा सा फंडा है बच्चों, ये बैलेंस शीट या ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन पे करना है तो ये शॉर्ट टर्म है, बाद में पे करना है तो ये लॉन्ग टर्म। सिंपल बच्चों, ये है ना थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, एज इन आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर मैं इसे टेक्निकली समझाने गई तो इट विल टेक मच टाइम, तो शॉर्ट में समझाऊंगी। पहले ट्रेड पेएबल्स बताते हैं। आपका जो दूसरा पॉइंट था लॉन्ग BDOP था और फिर था BTOP, तो ये डी वाला था डेफर्ड टैक्स, और ये करंट में क्या था, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और कुछ नहीं, जिनसे भी हमने उधार पे सामान खरीदा होता है, और इसमें बिल्स पेएबल इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, ट्रेड पेएबल्स आर द अमाउंट पेएबल फॉर गुड्स परचेज्ड, सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेएबल इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स भी आ गए और बिल्स पेएबल भी आ गए। ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ, कई बार ना क्वेश्चन में आपको बोला होता है कि ट्रेड पेएबल मान लो 50,000 है और फिर नीचे देंगे कि बिल्स पेएबल 20,000 है। बिल्स पेएबल को इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड पेएबल का मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल होता है। तो ये देखिए, ये सब इसलिए पता होना जरूरी है जब आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर करेंगे। ठीक है, अब वहां पे मान लो बोला है कि करंट रेशियो निकालो, उसमें आपको करंट लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी में वो मान लो सारा कुछ दे रहे हैं कि इतने क्रेडिटर है, इतने बिल्स पेएबल है, और नीचे लिख रहे हैं कि ये ट्रेड पेएबल है, तो ट्रेड पेएबल मतलब फिर उन दोनों को इग्नोर करो आप, क्योंकि ट्रेड पेएबल में ये दोनों कंसिडर
हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडिंग कंपनी सेल इट्स फिक्स्ड एसेट्स थ्रू द एजेंट, द एजेंट इज टू बी पेड 10,000, 10,000 विल बी शोन एज अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ट्रेड पेएबल वो होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने किसी से कोई उधार पे गुड्स या सर्विसेज लिए, ठीक है। अगर आपके नॉर्मल कोर्स यानी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा किसी के कोई पैसे देने हैं तो वो अदर करंट में जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। जो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी के अलग कोई पैसे देने हैं तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे वही आएगा जो आपका नॉर्मली बाय सेल जो होता है, नॉर्मल जो आप परचेज करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रेड पेएबल। ओके, किसी को ये पता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? कोई कुछ पता हो इसके बारे में? फिर आपको वो डेफर्ड टैक्स एसेट जब आएगा वो यहीं पे कवर कर लेंगे, हम वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ के देखो शायद कुछ समझ आ जाए। रीड करो, लगाओ दिमाग, बुक है ना सबके पास, रीड करो क्या होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। रीड करते हैं, चलो। एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विथ टैक्सेबल इनकम इफ डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जिस्ट, इफ एट ऑल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू which is temporary in nature, income tax on the difference amount is termed as deferred tax। अब आपको बोला है कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम, एक एग्जांपल लेते हैं, रुको, मतलब आपने जो अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की 80 which is less than the taxable income, it is results into deferred tax asset। देखो एसेट वर्ड का क्या मतलब होता है? फ्यूचर बेनिफिट, कि आज आपने कुछ दे दिया तो बाद में नहीं देना पड़ेगा, है ना। और लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आज अगर आपने नहीं दिया तो आपको कल देना पड़ेगा, यही है। अब ये कह रहे हैं कि मान लो आपने अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की 80, पर आजकल इनकम टैक्स, मान लो आईटीओ का जो ऑफिसर था उसने बोला कि नहीं यहाँ पे गलत कैलकुलेट किया, इसलिए 100 होनी चाहिए, आपको 100 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, है ना, लेकिन ये आज जो आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो ये फ्यूचर में अपने आप कम हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आज आपने ज्यादा, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेते हैं, राइट। आज अगर आप ज्यादा डेप्री लगाओगे कल कम लगाओगे, आज कम लगाओगे कल ज्यादा लगाओगे। सो कुछ ऐसी चीजें होती है, डिटेल में नहीं जाएंगे, कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो ये डीटीए और डीटीएल को अराइज करते हैं, करेक्ट, जो आईटीओ या तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से बन रही है, ठीक है, और ये आपने कैलकुलेट किया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने 80 कैलकुलेट की, उसने बोला कि नहीं 100 पे टैक्स पे करो, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 20 रुपए की इनकम का, इस पे वॉट एवर द टैक्सेस, मान लो 10% का अगर रेट है तो 2 रुपए हो गए, ठीक है। सो वट एवर द डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट, अगर आज आप ज्यादा पे कर रहे हो कल कम पे करना पड़ेगा, आज कम पे करोगे कल ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब उस किस वजह से ये डीटीए डीटीएल अराइज होते हैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहे, इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, अदरवाइज पूरा एएस पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डीटीएल वो है कि अगर आज तुमने कम टैक्स पे किया तो कल ज्यादा पे करना पड़ेगा, और डीटीए क्या है, आज ज्यादा पे कर दिया तो कल कम पे करना पड़ेगा। तो अगर आज आप कम पे कर रहे हो दैट विल रिजल्ट इनटू लायबिलिटी, ज्यादा पे कर रहे हो तो इट विल रिजल्ट इनटू एसेट। ऐसे आप लिख लो तो आपको बेटर समझ में आएगा। देयर आर सम पॉइंट्स जिसके कारण ये डीटीए डीटीएल अराइज होता है, किसी दिन अलग से लेक्चर लेके इसका एएस पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और अदर शॉर्ट टर्म। विल फिनिश दिस लायबिलिटी साइड टुडे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म में क्या क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेएबल्स व्हिच आर टू बी पेड, देखो ये बहुत रेयर होता है बट ठीक है, ट्रेड पेएबल्स व्हिच आर टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट। ट्रेड पेएबल क्या होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, जिनसे हम उधार पे गुड्स या सर्विसेज लाते हैं। देखो ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम किसी को उधार पे, हम किसी से सामान ला रहे हैं और वो कह रहा है 15 महीने बाद पेमेंट कर देना, सुना है कभी? जनरली 3 महीने 4 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है बच्चों, राइट। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने किसी से नॉर्मल कोर्स में गुड्स खरीदे और उसने आपको 15 महीने का वक्त दे दिया कि चल भाई तू 15 महीने बाद पैसे देना, तो वो यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो विद इन 12 मंथ्स पेएबल नहीं है। आगे चलते हैं, अगेन आई विल से दिस इज वेरी रेयर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इफ डिबेंचर्स आर शोन एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
जो आप एंट्री करते हो ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू रिडम्पशन प्रीमियम, तो ये रिडम्पशन प्रीमियम यहाँ पे आएगा। ये मैंने आपको डिबेंचर चैप्टर में भी बताया था कि रिडम्पशन प्रीमियम अदर नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है। आगे चलते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इफ दे आर टू बी रिडीम्ड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट। ये एक ही बात हो गई, 12 महीने के बाद आपके डिबेंचर्स रीपेएबल है तो उसका जो रिडम्पशन है प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा, इधर। अब इस पे आ जाओ, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ये क्या है, अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड अक्रूड एंड ड्यू, ये नहीं समझ आया। अक्रूड का मतलब पता है बट नॉट ड्यू और ड्यू समझ नहीं आया। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। 2 पॉइंट को अभी पेंडिंग रखो, आगे पढ़ो। एनी इनकम इफ रिसीव्ड इन एडवांस इज अदर करंट लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड्स, समझ आ गया? हाँ बताओ, ये हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप एसेट समझा रहे हो। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ऐसे समझ नहीं आएगी, ये 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है, अनपेड डिविडेंड्स हो गए, एप्लीकेशन मनी विच इज टू बी रिफंडेड। अभी वहां पे बोला था ना कि जिस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप शॉर्ट शेयर्स देने वाले हो वो तो वहां जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है तो वो कहाँ आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी। अनपेड मेच्योर्ड डिपॉजिट्स, कोई डिपॉजिट्स के पैसे दे रहे हैं आपने, अभी तक दिए नहीं, तो वो आ जाएगा। अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर्स है। कॉल्स इन एडवांस, ये भी मैंने बताया था जब हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे कि कॉल्स इन एडवांस जाता है अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक है, एनी अदर लायबिलिटी जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जीएसटी पेएबल, जो भी XYZ जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है वो अगर किसी हेड में फॉल नहीं होती, यानी वो ना ही बोरोइंग है, वो ना ही ट्रेड पेएबल है और ना ही क्या है, प्रोविजन है, तो वो कहाँ आ जाएगा, इसमें। सिंपल है। अब ये 2 पॉइंट मैंने आपको कवर कराने हैं, वो मैं अभी कराती हूँ, बट लेट्स मूव टू प्रोविजन फर्स्ट। प्रोविजन मैंने अभी आपको बताया कि प्रोविजन हम बनाते हैं किसी भी नॉन लायबिलिटी के लिए जिसका हमें पता होता है कि भाई साहब ये पे करना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती पर ये पता होता है कि पे करना पड़ेगा। सो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है, provisions made for retirement benefits that are payable to your employees, provision for warranties and claims that will arise after 12 months, provision for earned leaves and provision for gratuity. Okay, let me explain, थोड़ा थोड़ा बताते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी देखो रिटायरमेंट ऐसा तो होता नहीं आज एम्प्लॉय आया कल रिटायर हो जाएगा, सही है, तो हम उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। प्रोविजंस फॉर वारंटी दैट विल अराइज आफ्टर 12 मंथ्स। अब देखो जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि जनरली एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, एक एसी खरीदो मार्केट जाके, है ना, एसी के कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी होती है। कोई भी अच्छे ब्रांड का अगर आप एसी लोगे तो उसकी वारंटी क्या होती है, 10 साल की होती है ना। तो देखो कंपनी को पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रेंड से पता होता है कि भाई अगर मैं 100 एसी बेचूंगा तो उसमें से 3 में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, बाकी 97 में नहीं आएंगे, तो वो उस 3 की रिप्लेसमेंट का प्रोविजन बना के रखेगा। समझ में आ रहा है? सो कहने का ये मतलब, अब बच्चे इसमें पूछते हैं मैम 1 साल से ज्यादा की तो कोई गारंटी देता ही नहीं। अरे देता है भाई, प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो रेनोवेशन चल रही है, कंस्ट्रक्शन तो क्या रेनोवेशन, तो उसमें हम एक यूपीवीसी का वो बना रहे हैं, स्लाइडर डोर। तो वो जो कंपनी है आपको उस यूपीवीसी डोर की 15 साल की लिख के गारंटी देती है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब उसने अगर 15 साल का उसने वो दिया है वारंटी पीरियड, तो फिर उसको प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ना। अगर मान लो 100 घरों में दरवाजा लगाएगा तो चांस है 1 या 2 में तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अगर आप ऐसी लॉन्ग टर्म वारंटीज गिवन के लिए प्रोविजन बनाते हो तो वो इधर आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हो तो वो इधर फॉलो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव्स। अर्नड लीव्स क्या होती हैं बच्चों, कभी नहीं सुनी? हाँ, पेएबल छुट्टी। ओके, ये बढ़िया है, छुट्टी भी लो और पैसे भी मिलेंगे। हाँ चलिए, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोविजन फॉर अर्नड लीव्स में बताती हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो 40 छुट्टी साल में अलाउ करती है कि आप ये 40 छुट्टी लोगे तो पैसे नहीं कटेंगे,
अलाउड है 40 छुट्टी, है ना। लेकिन अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो पैसे मिल जाएंगे। इसको ना घर के मेड के एग्जाम्पल से समझो, बड़ा अच्छे से समझ में आया। मेरे घर में जो मेड है ना, देखो हमारे जो गुड़गांव का कल्चर है वो 2 छुट्टी मेड लेती ही लेती है, 2 छुट्टी लेती है ना। हाँ, तो उसको अलाउड है कि भाई वो 2 छुट्टी महीने में ले सकती है, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, है ना। लेकिन मैंने क्या बोल रखा है, अगर तू 2 छुट्टी नहीं लेगी ना तो तू एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। अब इन दैट केस वो छुट्टी नहीं लेती। जैसे मैं अभी ये तो चलो छोटे लेवल की बात हो गई, एम्प्लॉयज पे आते हैं, है ना। अब मेरे हस्बैंड है, वो ना छुट्टी नहीं करना चाहते, ऑफिस में अलाउड है, मतलब अगर महीने की 2-3 छुट्टी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता खास, पर वो छुट्टी नहीं लेते। क्यों? वो बोलते यार ऑफिस चल जाऊंगा कि अर्नड लीव है मेरी, है ना। मान लो अगर अच्छे लेवल पे हो तो दिन के 8-10 हजार रुपए की पगार होती है आपकी एक दिन की, ठीक है। बोले यार नहीं, घर पे बैठ के क्या करूंगा, 10 हजार का नुकसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो वो चले जाते हैं ऑफिस। सो ये कहने का मतलब है अर्नड लीव्स वो होती है कि अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ऐसे बहुत से, सुनो तो, हाँ सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो अब मान लो आपके ऑफिस में अगर 100 एम्प्लॉई है, उसमें से 4-5 ही ऐसे होंगे जिनकी बीवी से पटती होगी और वो घर पे बैठेंगे छुट्टी लेके, ठीक है। अदरवाइज वो बोलेंगे यार ऑफिस जाता हूँ, घर में चिक चिक करेगी, पैसे भी खराब होंगे। तो उसे पता, कंपनी को पता होता है कि ऐसे नमूने निकलते हैं जिनकी बीवी से नहीं बनती और वो रोज ऑफिस आके बैठ जाएंगे, तो इनको हमें अर्नड लीव देनी पड़ेगी, उसका प्रोविजन भी वो बना के रखते हैं। समझ में आ रहा है? प्रोविजंस फॉर ग्रेजुइटी, ग्रेजुइटी इज गिवन, अगर आपका कोई एम्प्लॉय बहुत लंबे टाइम तक आपको सर्व करता है तो वो लॉयल्टी के तौर पे उसको पे किया जाता है ग्रेजुइटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, हम किसी छोटे मोटे एक्सपेंस का प्रोविजन बनाते हैं, टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एनी अदर प्रोविजन। बच्चों यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने किसी ऐसे खर्चे के लिए प्रोविजन बनाया है जो विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल पे आउट होना है, तो वो कहाँ चला जाएगा? शॉर्ट टर्म। अब एक लास्ट पॉइंट समझा के हम क्लास को वाइंड अप करेंगे कि ये इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू क्या है, जो दोनों ही करंट लायबिलिटी में फॉल कर रहे हैं। कोई कोशिश करना चाहेगा बिफोर आई एक्सप्लेन? ऑनलाइन बच्चों में से कोई आंसर करना चाहेगा? बेटा डेफर्ड टैक्स एसेट को ऐसे समझो, एसेट वो चीज होती है जो फ्यूचर बेनिफिट है, करेक्ट। ध्यान से सुनना, आपने डाउट पूछा है। अब एसेट का मतलब हो गया कि आज आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, आप कल कम पे करोगे, ठीक है। आज आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, अब वही है ना, मैं डिटेल में इसलिए जाना नहीं चाहती। मान लो एक डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई एसेट है जो 100 रुपए का आया, 100 रुपए से ज्यादा तो ये डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है 100 का एसेट 120 डेप्रिशिएट होगा? पॉसिबल नहीं है ना। अभी होशांग के डाउट को ही पहले बताते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आज अगर हम ज्यादा टैक्स पे कर देंगे तो कल हमें कम पे करना पड़ेगा, है ना, विच इज डेफर्ड टैक्स एसेट। अब मान लेते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया 20 रुपए का, ठीक है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि नहीं यार ये तो ना तुमने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, इतना डेप्रिसिएशन नहीं है, 15% का रेट है इस एसेट पे, है ना, तो आप 15 डेप्रिशिएट करोगे। से यस, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से 15 हो गया। उसने इनकम बढ़ा दी 5 रुपए से यस। आपने यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट किया 20, उसने कर दिया 15, 5 रुपए से इनकम बढ़ गई और इनकम पे टैक्स बढ़ गया। सो कहने का ये मतलब है कि आपने आज ज्यादा टैक्स पे कर दिया, से यस, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। अब ये बाद में क्यों कम हो जाएगा? देखो लॉजिकल सा है कि डेप्रिसिएशन कुल मिला के 100 ही लगना है, उससे ज्यादा नहीं लगना है, राइट। तो अगर आज आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो अगले साल कम लगेगा, आज कम लगा रहे हो तो आगे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, आगे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। खुशांग आपको मेरी बात समझ आ रही है या दोबारा बताओ? करेक्ट, ये देखो ये एग्जाम्पल सुनो जो मिस बजाज कह रही है आज अच्छे से पढ़ लोगे तो जनवरी में प्रेशर कम रहेगा। आज अगर सोओगे, सुबह नहीं उठोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर जनवरी में आएगा और फिर बीपी बढ़ेगा, नींद नहीं आएंगी। करेक्ट, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, वेरी गुड। नहीं बच्चे देखो जीएसटी का क्या होता है, जीएसटी तो हमारे इसमें फॉल होता है अदर करंट उसमें, क्योंकि हमारा जीएसटी आपस में सेट ऑफ हो जाता है, लायबिलिटी और एसेट जो होते हैं आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। सो नो यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी,
आएंगे उस मुद्दे पे, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, एक बार इस पे आते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, दो वर्ड है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ऑनलाइन बच्चों में से किसी ने आंसर नहीं दिया इसका क्या है? ओके, यू गॉट इट, ग्रेट। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है। अब समझो इसको, मेरी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2023। ओके, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई एक्सपेंस आपने पे किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इस एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। यही है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। से यस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है whatever is the expense related to this 12 months, irrespective of the fact you have paid or not, you will record here. Say yes. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो इसका एग्जांपल, इंटरेस्ट का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने कोई लोन ले रखा है जिसका इंटरेस्ट मैं हर 3 महीने में पे करती हूँ। एवरी 6 months आई एम पेइंग दिस इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट मैं पे करती हूँ 31 दिसंबर को, और 6 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? 6 महीने बाद 30। अब मैंने कोई लोन ले रखा था जिसका एक इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे करना था और फिर एक 6 मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो इंटरेस्ट है जो यहाँ पे मुझे पे करना था, ये है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ये है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। समझ में आ रहा है? एक बार दो, हाँ नहीं, अभी ध्यान से सुनो। ये वाला इंटरेस्ट अगर मैंने पे नहीं किया, यहाँ पे इस पीरियड का होगा, पिछले पीरियड का, से यस, तो मैंने यहाँ पे इसको पे नहीं किया और इस बैलेंस शीट में मुझे ये लिखना पड़ेगा एज अ लायबिलिटी। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये अक्रू भी हो गया था और ड्यू भी था। ड्यू मतलब मुझे पे करना था, ठीक है। तो ये वाला इंटरेस्ट अगर मैंने पे नहीं किया तो इस बैलेंस शीट में आएगा, से यस। इसे बोलेंगे कि ये वो इंटरेस्ट है जो अक्रू भी हुआ और ड्यू भी था पर मैंने पे नहीं किया। अब आ जाओ इस पर्टिकुलर पीरियड पे, मैंने अभी बाद में पे करना है ना, 6 महीने के गैप पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है इसका क्या होगा? ये वाला जो 3 महीने का इंटरेस्ट और है, क्या ये मैंने पे करने की जिम्मेदारी है अभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आके पे होगा ना बाबू। समझ आ रहा है आपको? मैंने अभी बताया कि मैं हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे करती हूँ, ध्यान से सुनो। तो अब मेरी इस 6 महीने के बीच में बैलेंस शीट की डेट आ गई, से यस, तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे होना है। अभी तो मेरी पे करने की जिम्मेदारी है ही नहीं, कब पे होना है? इसका और इसका मिला के यहाँ पे होना है, से यस। कोई दिक्कत है? तो ये वाला जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ये अक्रू तो हो गया। अक्रू क्यों हो गया? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये 31 मार्च से पहले का इंटरेस्ट है, इसे लिखो, ठीक है, लिख देते हैं। पर क्या ये ड्यू था? देना बाद में था। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक वर्ड है अक्रू और दूसरा वर्ड है ड्यू। अक्रू हम देखेंगे कि 31 मार्च से पहले अगर वो रिलेटेड है तो वो अक्रू हो गया, लेकिन ड्यू होता है आपके पेमेंट टर्म्स के हिसाब से कि भाई कब पे करना था मैंने। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपने इतने पीरियड का इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इसको कहेंगे इंटरेस्ट अक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, पर मैंने पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी है। इस पीरियड के इंटरेस्ट को कहेंगे जो कि यहाँ जाके पे होना है, अभी पे होना ही नहीं है बिकॉज वी आर पेइंग 6 मंथली, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इंटरेस्ट अक्रू तो हुआ। क्यों? क्योंकि 31 मार्च से पहले का है, लेकिन ड्यू कब होना है? बाद में, अभी ड्यू नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अक्रू और ड्यू में क्या अंतर है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई कोई भी एक्सपेंस अगर विद इन 12 मंथ से जुड़ा है तो वो आप बुक्स में लिखेंगे, वो अक्रूड कहलाएगा। लेकिन ड्यू डिसाइड होता है पेमेंट टर्म्स से, राइट? समझ में आ रहा है या दोबारा बताना है बच्चों मैंने? अगर वो इसी साल ड्यू था और आपने पे नहीं किया तो वो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू है। वो अभी ड्यू नहीं था बट क्योंकि 31 मार्च आ गई हमें लिखना पड़ा, सो दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। बोथ विल फॉर्म पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। ये ड्राइंग बना लो, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे चीजें पढ़ के समझ नहीं आती है ना। सो यहाँ पे हमारा लायबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है जी।
सो हमारा जो डिटेल्ड आइटम्स ऑफ लायबिलिटी था वो खत्म हो गया। अगली क्लास में हम एसेट साइड पे मूव करेंगे, राइट। चलिए, आप ये देखना चाहते हैं, हट जाऊं मैं। अक्रूड और ड्यू दो शब्दों पे आपने फोकस रखना है, ठीक है जी। नोट कर रहे थे, कर लिया, ठीक है जी। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर कमिंग अर्ली मॉर्निंग।